आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका महिंद्रा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन भारतीय इतिहास का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से लगभग क्वेश्चन आना तय रहता है। और एक ऐसे राजा के बारे में कहानी पढ़ेंगे जिसने 25 साल की उम्र में उत्तरी भारत को रौंद कर बींद कर रख दिया, उत्तरी भारत को एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। वो शासक के बारे में पढ़ेंगे और आज अपन उस शासक की कहानी पढ़ेंगे, उस राजा की कहानी पढ़ेंगे, उस 25 साल के युवा की कहानी पढ़ेंगे जिसने विश्व के महान आक्रांता मोहम्मद गौरी को रौंद दिया था, बींद दिया था, कई युद्धों में हराया था। आज अपन उस महाराजा की कहानी पढ़ेंगे, उस व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे। आइए अपन शुरुआत करते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आइए आज अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता भी होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बेहद ही कई इसकी उपाधियां हैं, कई इनकी कहानियां, लेकिन ये सब कुछ चीजें अपने पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए त्रयन के दोनों युद्धों की कहानी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ भारत में मोहम्मद गौरी का आगमन कैसे होता है और मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा कैसे करता है उसकी कहानी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आप सबको पता होगा, आप सब जानते भी होंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुए थे और उन दोनों युद्धों में एक युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है और एक युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है। कहा जाता है कि जिस दिन पृथ्वीराज चौहान जीता उस दिन भारत पर एक छत्र बादशाह बना, एक छत्र राजा बना, और जिस दिन पृथ्वीराज चौहान हारा उस दिन भारत हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। ऐसे आज अपन महान योद्धा की 25 साल के नौजवान युवा की कहानी पढ़ेंगे, 25 साल के उस महाराजा की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपने भुजबल, अपने बाहुबल के आधार पर उत्तर भारत का एक छत्र शासक स्थापित हुआ। आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सबसे पहले अपन पृथ्वीराज चौहान की जो नॉर्मल जानकारियां हैं इसके बारे में एक आधी चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म आप सबको पता है 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है और कहा जाता है चौहान वंश में एक के बाद एक कई महान शासक हुए। आपने नाम सुना होगा अजय राज, अणोराज, विग्रहराज, और उन्हीं की एक संतान था जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 के अंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम था, अपने जो इनके पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर चौहान और इनकी माता थी उसका नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात कही जाती है, कई जगह वो सच मिलती है, कई जगह वो कहानी झूठी भी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी कर्पूरी देवी, वो कर्पूरी देवी अपने दिल्ली के जो महाराजा थे अनंगपाल तोमर इनकी पुत्री थी, लेकिन वो बिल्कुल कई जगह किताबों में लिखी होती है और कई जगह दंत कथाओं के रूप में ये कथा वर्णित है। लेकिन मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उस माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, यह कर्पूरी देवी अपने चेदी के कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। यह जो कर्पूरी देवी है चेदी के कलचुरी वंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम था अपने कर्पूरी देवी, और इस कर्पूरी देवी के संतान हुए जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आज अपन उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दो महान युद्ध लड़े गए थे, एक का नाम है तराइन का फर्तम युद्ध, दूसरा नाम है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के फर्तम युद्ध के बारे में अपन नॉर्मल जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के युद्धों में हारने का रीजन क्या रहा था आइए अपन जानते हैं। देखिए आप सबको पता होगा कि जो भारत पर आक्रमण करने वाले वैसे तो कई व्यक्ति हुए हैं, जैसे अपने मेन कई अपने को राजा महाराजा मिलते हैं, कई बाहर के विदेशी आक्रमणता मिलते हैं। सिकंदर भी आया था, यूनान भी आए थे, कई राजा आए थे। आपने नाम सुना होगा अरब भी आए हैं, तुर्क भी आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी आया है, मोहम्मद गजनवी भी आया है। लेकिन भारत पर एक सफल आक्रमण जिस व्यक्ति का हुआ था, जितने भी भारत में आक्रांता आए हैं वो भारत को लूटे और भारत से चले गए थे, लेकिन एकमात्र ऐसा आक्रांता मोहम्मद गौरी जिसका मूल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने न केवल भारत को लूटा कसोटा बल्कि भारत पर राज भी कर लेता और आने वाले समय में भारत को गुलाम देश के रूप में स्थापित करता, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करता है। और उसी के द्वारा भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की गई थी और उस सल्तनत काल के 5 वंश अपने को मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी था, तीसरा तुगलक था, चौथा सैयद था और 5वां लोधी वंश था। उन 5 वंशों की जानकारी सल्तनत काल से मिलती है और उस सल्तनत काल की जो नींव रखने वाला जो व्यक्ति वो व्यक्ति था मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गौर प्रदेश का गजनी का एक बड़ा आक्रांता। इस आक्रांता की सारी कहानी आज अपन जानेंगे। आइए आप चित्र में देख सकते हैं, ये अपने पृथ्वीराज चौहान है, ये अपने पृथ्वीराज चौहान है और ये अपने मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी का मूल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी गौर का शासक था और मोहम्मद गौरी के पिताजी थे, उन्होंने गौर साम्राज्य को 2 भागों में बांटा था। इसका बड़ा भाई था, उसका नाम था गयासुद्दीन और इसका नाम था अपने मोहम्मद गौरी। गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन, इसका मूल नाम अपने को शहाबुद्दीन मिलता है, मैं कई बार बता चुका हूं। इस गयासुद्दीन वहां का राजा बनता है और शहाबुद्दीन वहां का एक
सेनापति बनता है। इन दोनों भाइयों में एक संधि हुई कि तुम पश्चिम की तरफ बढ़ोगे और मैं पूर्व की तरफ बढ़ूंगा। और इसी के चलते इसने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। आपको मैं जानकारी बता दूं, ये मोहम्मद गोरी वही मोहम्मद गोरी है जिसको गुजरात में, जिसको अपने गुजरात से जैसे इंटर करते हैं, एक जगह पड़ती है आबू, आबू की तलहटी में नायिका देवी ने नाकों से चने चबा दिए, लोहे के चने जिसको चबाए थे। और कहा जाता है उस विस्मृत नायिका के बारे में, उस नायिका देवी के बारे में, इस मोहम्मद गोरी को वहां से हार कर भागना पड़ा। 1178 के आसपास में युद्ध होता है। उस युद्ध में कौन हरवा देता है? नायिका देवी इस मोहम्मद गोरी को हराता है। और मोहम्मद गोरी एक ऐसा इंसान था जो कभी हार स्वीकार नहीं करता। इसने एक के बाद भारत पर कई आक्रमण किए। उन आक्रमणों में सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण थे वो इसके दो युद्ध हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय। आइए अपन जानते हैं तराइन का पहले युद्ध के बारे में, सारी की सारी कहानी, कैसे युद्ध होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। आगे बढ़ेंगे अपन। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं अपने जो युद्ध हुआ था तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध के बारे में देखो, सबसे बड़ी पहली कहानी ये मिलती है, इसकी जानकारी ये मिलती है कि जो तराइन का पहला युद्ध था, यह तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। और ये तराइन का जो मैदान है वो अपने पड़ता है करनाल, और ये करनाल पड़ता है अपने हरियाणा में। आपको ये पता होना चाहिए कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, और तराइन के पहले युद्ध में जो तराइन का मैदान है वो अपने करनाल हरियाणा में पड़ता है। तराइन के पहले युद्ध के समय यह हुआ था कि मोहम्मद गोरी कहा जाता है, इस मोहम्मद गोरी ने भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय भारत पर सबसे जो महानतम शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान मात्र अपनी 25-26 साल की आयु में वो राजा बन चुका था, वो भारत का शासक बन चुका था जिसने एक के बाद एक राजाओं को हराया। हराया ही नहीं बल्कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक केवल एक ही डंका बजाया, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ने के लिए कौन आता है? अपने जो व्यक्ति है मोहम्मद गोरी। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के, एक किला पड़ता है, उस किले का नाम है बठिंडा, पंजाब के आसपास पड़ता है, उस बठिंडे के किले पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। और उस मोहम्मद गोरी के द्वारा कब्जा किए जाने के कारण बठिंडा, पृथ्वीराज ने सोचा ये किला मेरा है। मोहम्मद गोरी ने जब अधिकार किया तो मोहम्मद गोरी से वो किला छुड़ाने के चक्कर में एक युद्ध होता है, और वो युद्ध दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, करनाल हरियाणा के युद्ध। साथ ही मैं आपको बता दूं इस युद्ध का जो रिजल्ट रहा था, यह युद्ध अपने युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। आपको मैं बता दूं गोरी जो आप सोच रहे हो वो वाली गोरी नहीं है। आप सोच रहे हो गोरी मतलब वो गोरी नहीं है, ये है मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का पहला युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध के बारे में पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है गोविंद राय या गोविंद राज। कई जगह गोविंद राय मिलता है, कई जगह गोविंद राज मिलता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा है। कहा जाता है कि जो अपने क्षत्रिय थे, जो अपने भारतीय थे, ये बाहर से आए हुए विदेशी आक्रांताओं पर टूट पड़ते हैं। और जिस प्रकार गाजर मूली को काटा जाता है उसी प्रकार सेनाओं में काट रहे थे। कोई हाथी से लड़ रहा था, कोई घोड़े से लड़ रहा था। और देखते देखते सूर्य के जो सूरज दिन का जो पहला पहर होता है उस पहर में अपन भारी पड़ने लगे। मोहम्मद गोरी भागने को उतारू हुआ और मोहम्मद गोरी ने एक आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भाले के प्रहार से आक्रमण करता है, और वो आक्रमण होता है अपने गोविंद राय पर। और कहा जाता है कि गोविंद राय के 2 दांत टूट चुके थे। उस भाले के आक्रमण से क्या टूट चुके थे? 2 दांत टूट चुके। अब आप लोगों को पता है, आप जानते भी हो, जब किसी के दांत टूटते हैं, अरे आपने सुना होगा, देखा होगा, अपन कहते भी हैं कि मेरे सर मर, मेरे दांतों पर मत मारना वरना बात अच्छी नहीं रहेगी। इसके साथ भी यही हुआ। मोहम्मद गोरी ने भाले के प्रहार से आक्रमण किया गोविंद राय पर, और गोविंद राय का जो 2 दांत थे वो दोनों दांत टूट जाते हैं। अब आप लोगों को पता है जब दांत टूटता है तो गुस्सा कैसा आता है, और उस गुस्से से भाई साहब लबरेज होकर मोहम्मद गोरी पर गोविंद राय आक्रमण करता है, और गोविंद राय मूर्छित हो जाता है। अपने जो मोहम्मद गोरी है वो बड़ा मूर्छित हो जाता है, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध से भागने लगता है। और भागते भागते जब जाता है तो मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया जाता है। और मोहम्मद गोरी को पकड़ने के बाद मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना करवाया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि अपने हिंदुस्तान की रिवाज रही है, और इसी कारण अपन कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़े हैं। अपन हुसूलों के पक्के हैं। अपन ने कहा है कि जिसके पास तलवार नहीं होगी, जिसके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं होगा, हम निहत्थे राजा पर कभी भी हाथ नहीं उठे, भागते हुए राजा के कभी पीठ पर वार नहीं करते। जिसने माफी मांग ली उसको अपन माफ कर देंगे। और यही रीजन रहा था कहीं ना कहीं भारत गुलाम देश बनता है।
क्योंकि जो अपने बाहर से आक्रमणकर्ता आए थे, उन आक्रमणकर्ताओं की केवल एक चीज थी, जीत, जीत, जीत। आपने सुना होगा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और यही था। अपन हुसूलों के चक्कर में रह गए और बाहर वालों ने अपने हिंदुस्तान को एक गुलाम देश बनाकर छोड़ दिया। इसीलिए अपने जो कई राजा महाराजा थे वो अपने उसूलों में हार चुके थे। मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में गोविंद राय के द्वारा आक्रमण करने के कारण अपना जो मोहम्मद गोरी था, वो मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है, और मोहम्मद गोरी जब युद्ध मैदान से भागने लगता है, इस मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया जाता है, और तराइन का पहला युद्ध देखते ही देखते पृथ्वीराज ने बड़े आराम से ये युद्ध जीत लिया। आओ बच्चों, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। इस युद्ध के बारे में क्या कहानी हुई, आगे देखिए। जो अपना तराइन का पहला युद्ध है, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पकड़ा, और मोहम्मद गोरी ने, भाई साहब, अब करे मरता क्या नहीं करता, तो मोहम्मद गोरी को कहा गया, लेकिन मोहम्मद गोरी भी एक वीर शासक था। और पृथ्वीराज चौहान ने जैसे पूछा कि तुमने भारत पर आक्रमण किया, तुम भारत के ऊपर, भारत को गुलाम देश बनाने आए हो, भारत को लूटने आए हो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो इस अपने जो मोहम्मद गोरी थे, इस मोहम्मद गोरी ने कहा, यह मोहम्मद गोरी भी जानता था कि राजा, एक पृथ्वीराज ने जब पूछा कि तुम क्या कर, अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तो मोहम्मद गोरी ने बड़े हंसते हंसते कहा, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ सलूक करता है, वही सलूक आप मेरे साथ कीजिए। यानी कि जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ सलूक करता है, वही सलूक आप मेरे साथ करिए। और मोहम्मद गोरी के इतना कहने पर, अपन, मैंने पहले भी कहा था कि अपन हुसूलों के बड़े पक्के इंसान हैं। आप नाम सुना होगा, अपने भगवान श्री राम के समय से चली आ रही परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और इस रीत का पालन करते हुए मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने आजाद कर दिया कि यार ये व्यक्ति अपने ऊपर, इसने सब कुछ छोड़ रखा है, हाथ जोड़ दिए, काली गाय कहने लगा, मुंह में भाई साहब घास का तिनका ले लिया, अब करे तो करे क्या। तो मोहम्मद गोरी ने कहा, जा चला जा, तेरे को माफी नामी दी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और मोहम्मद गोरी को वहां से निकाल देता है, भगा देता है। लेकिन मोहम्मद गोरी अपनी इस हार का बदला लेना नहीं भूला था। मैंने आप सबको पहले बताया था कि मोहम्मद गोरी ऐसा शासक था जो एक न एक दिन वापस पलटकर आक्रमण जरूर करेगा, अपनी हार का बदला लेगा। और देखते ही देखते एक साल गुजर जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान वापस थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान कुछ समय के लिए यह सोच जाते हैं कि मोहम्मद गोरी भारत से चला गया है, अब भारत पर कोई भारी आक्रमण नहीं है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि पृथ्वीराज चौहान विश्वास में रह गए, और मोहम्मद गोरी ने एक साल बाद अपनी सेना तैयार की। सेनाओं में जो कमी रह गई थी, उस कमी को देखा और सुधार किया। आपने सबने सुना होगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसको ना अकड़ता है। और कोशिश करने वाले, मेहनत की कभी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए मोहम्मद गोरी एक साल बाद वापस सेना के साथ, धारोधार तलवारों के साथ, अपने गतिमय घोड़ों के साथ, अपनी लबरेज जोश से लबरेज सेना के साथ, और एक सटीक रणनीति के साथ वापस भारत में आक्रमण करने के लिए आता है मोहम्मद गोरी। और जब इस बात का पता चलता है, पृथ्वीराज चौहान का एक साथी था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का बड़ा अच्छा मित्र था। इन दोनों की दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं, ऐसा मित्र था चंद्रवरदाई। जो पृथ्वीराज चौहान, आगे आप पढ़ोगे कि यही चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ अपने प्राणों की आहुति दे देता है। आगे पढ़ेंगे, अभी आप जान लो। जब इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान को बताता है चंद्रवरदाई कि भारत में आक्रमण करने के लिए वापस मोहम्मद गोरी आ चुका है। तो पृथ्वीराज को लगा कई मोहम्मद गोरी है, चंपू सा मोहम्मद गोरी, लड़ना उसको आवे ना, झिंगूर सा वो दिखता है, उसके पास सेना है ना, अभी जाएंगे, अभी हराकर वापस आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ये थोड़ी सी गलती हुई, ये थोड़ी सी भूल हुई, पृथ्वीराज से भूल हुई, और इस भूल का हर्जाना ये भुगतना पड़ा कि भारत 1192 के अंदर एक गुलाम देश बनता है, जो 1947 तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता है। कभी भारत पर गुलामों ने, कभी भारत पर खिलजियों ने, कभी भारत पर तुगलकों ने, तो कभी भारत पर सैयदों ने, तो कभी भारत पर लोदियों ने, तो कभी भारत पर मुगलों ने, तो कभी भारत पर अंग्रेजों ने। एक के बाद एक 1000 साल तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता है। और आगे आप पढ़ोगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के दूसरे युद्ध, तराइन का दूसरे युद्ध की। आइए अपन जानते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। देखिए, अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये तराइन का पहले समझ आया होगा। और कमेंट आप सब लोग बड़े अच्छे कर रहे हैं, सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। कई बच्चे हैं, अपने लाबूराम है या फिर साहिल है, कई बच्चे हैं, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूं। कमेंट बड़े अच्छे कर रहे हो। कमेंट के साथ साथ अपना
थोड़ा सा वीडियो में ध्यान दे लो ताकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। बाकी लगे रहो, आई थिंक मुझे विश्वास है, मुझे ये मैं सोच रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ आ रहा है। आइए अपन देखते हैं, जानते हैं। ये अपने तराइन का दूसरा युद्ध होता है। देखिए, ये अपने तराइन का, मैंने आपको बताया तराइन का पहला युद्ध कब होता है, काबुल 1191 में, और ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है जो 1192 के अंतर्गत होता है। वही घोड़े, वही मैदान, वही राजा, वही सेनाएं, और एक के बाद एक दोनों आपस में वापस आमने सामने होते हैं 1 साल बाद। लेकिन इस 1 साल के दरमियान बहुत कुछ बदल चुका। इस 1 साल के दरमियान मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना की जो कमियां रह गई थी उन कमियों में सुधार किया था। मैंने कहा भी है कई बार कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नींद चैन को त्यागो, तुम जब तक मत सो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। और इस विवेकानंद की जो कोटेशन था, इस कोटेशन को साक्षात जीवित करता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बारे में एक बात और भी कही जाती है बच्चों, मेरे हिसाब से दंत कथाएं, बाकी कई किताबों में, कई पुस्तकों में और कई जगह एक कहानी मिलती भी है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से लगभग 17 बार लड़ाई की, 17 बार, और उसमें कई दफा हारता है, केवल 1 बार जीतता है। अब आप खुद सोच कर देखो, अगर ये दंत कथा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सत्य है तो उस मोहम्मद गौरी का जज्बा देख, जो एक के बाद एक युद्ध हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जैसे महानतम 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 शासक से लड़ने के लिए, मौत से बिना डरे हुए, मौत को हथेली में रखकर, जिंदगी को हथेली में रखकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए युद्ध के मैदानों में आ जाता है। लेकिन कई जगह पुस्तकों में वर्तमान जो ऑथेंटिक माना जाता है वो केवल 2 युद्ध हैं। एक युद्ध है अपने तराइन का पहला युद्ध और दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। केवल 2 युद्ध ऑथेंटिक होते हैं, बाकी 17 के 17 जो युद्ध हैं, कई व्यक्ति इन्हें मान्यता देते हैं और कई व्यक्ति इन्हें मान्यता नहीं देते। आइए अपन जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच दूसरा जो आक्रमण होता है, उस आक्रमण का नाम है तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 में होता है। और वही घोड़े, वही मैदान करनाल में होता है। और करनाल कहां पड़ता है? अपने हरियाणा। कुछ पृथ्वीराज चौहान से भूल इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध का पक्ष या इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो भारत के पक्ष में नहीं। इस युद्ध के बारे में एक बात और भी कही जाती कि ये युद्ध एक 25 साल का युवा नहीं हार, ये युद्ध उस भारत का भविष्य हार जाता है जो एक, आज अगर पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध नहीं हारता तो शायद भारत का भविष्य कुछ और हो। आज भारत के भविष्य में कभी तुर्क या भारत के भविष्य के अंतर्गत कभी गुलाम, कभी खिलजी, कभी तुगलक, कभी सैयद, कभी मुगल, कभी अंग्रेज, इनका नाम ना होता, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हारता और हारते पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध की सारी कहानी पर इस प्रकार पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बच्चों कई रीजन रहे थे, कैसे भी रहा होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में ये रिजल्ट नहीं रहा। और ये रिजल्ट एक विदेशी आक्रमण करता, विदेशी जो बाह्य आक्रमण करता था उसके पक्ष में रहा, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और ये तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता। आओ बच्चों, मैं सुनाता हूं आपको कि पृथ्वीराज चौहान कैसे हारता है और मोहम्मद गौरी कैसे जीतता है, इसकी संपूर्ण कहानी। देखिए हुआ क्या था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों युद्धों मैदानों में आमने सामने हुए। इधर से बहुत बहुत बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज आता है और इधर से बहुत बहुत बड़ी सेना लेकर मोहम्मद गौरी आता है। अब दोनों ने आपस में अपने टेंट वेंट लगा लिए, अपने शिविर लगा लिए। उस तरफ पृथ्वीराज चौहान बैठा था, इस तरफ मोहम्मद गौरी बैठा। लेकिन मोहम्मद गौरी को यह भनक लग चुकी थी कि अपन पिछली बार भी हारे, इससे पहले भी अपन हारे और अपन अब भी हारेंगे, अपन जीत नहीं सकते। जीतेगा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मैंने कहा था प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, युद्ध जीतना है, युद्ध जीतेंगे तभी बात रहेगी, वरना तो अपनी इज्जत मिटिया मीट हो जाए। तो मोहम्मद गौरी ने किसी भी प्रकार से ये युद्ध जीतने की ठान ली और इसने एक साजिश रची। जब मोहम्मद गौरी ये पत्र भेजता है पृथ्वीराज के पास कि पृथ्वीराज या तो तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो अन्यथा तुम मारे जाओगे, तो पृथ्वीराज ने बड़े ही आराम से उत्तर दिया। वो लास्ट वाली साल भूल गए कि याद, या दोबारा से याद दिलवाऊं। तो जब ये बात उसके सामने पहुंची तो उसको लगा कि नहीं, आज भी पृथ्वीराज का आत्मविश्वास अड़ी अमर है, जो न कभी झुका है न कभी झुकेगा। ये पृथ्वीराज वो महान योद्धा था जिसने 25 साल की उम्र में अपने आसपास के राज्यों को अपने घोड़ों के पैरों तले रौंद दिया था, बींद दिया था। और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में एकमात्र शासक स्थापित हुआ था जिसके हिंदुस्तान की बागडोर एक छत्तर में थी, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान ना कभी डरने वाला था ना कभी झुकने वाला था। उस पृथ्वीराज चौहान का यह अड़ी अमर आत्मविश्वास देखकर मोहम्मद गौरी फिर से घुटने टेक देता और मोहम्मद गौरी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान, मैं भारत में आक्रमण करने के लिए नहीं आया हूं,
मैं भारत में संधि मान लो, समझौता मान लो, इसलिए आया हूं। क्यों आए हो आप? इसने कहा कि मैं भारत इसलिए आया हूं कि मेरा जो भाई है उसका नाम है गयासुद्दीन, और उसको हार बर्दाश्त नहीं। वो मर सकता है, वो मर सकता है, टूट सकता है, लेकिन वो झुक नहीं सकता। आपने सुना होगा, सब कुछ दांव पर लगा है। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। और वही गयासुद्दीन था। उसने कहा कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो गौर में जाते ही वो मेरी हत्या कर देगा, और तुम ये चाहते हो? चलो मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, लेकिन मैं एक निहत्था शत्रु हूं, मैं एक टूटा हुआ शत्रु हूं। आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि मेरी वहां पर हत्या कर दी जाए। तो मैं अपने भाई के डर से यहाँ पर शिविर डाले बैठा हूं। जैसे 1-1.5 साल होगी, जैसे 5-6 महीने होंगे, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। आप आराम से रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कैसे विश्वास कर ले उस व्यक्ति पर जिसको 1 साल पहले हरा कर भेजा था, और 1 साल बाद पुनः एक बड़ी सेना लेकर वो भारत लौट आता। पृथ्वीराज चौहान को विश्वास नहीं हो। पृथ्वीराज चौहान बैठे रहे वहीं पर समय निकलता गया। सूरज उगते गए, सूरज छिपते गए, और दिन पर दिन देखते देखते पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों शांत बैठे रहे। जब कुछ समय निकला, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो लगा पृथ्वीराज को भी कि नहीं, मोहम्मद गौरी सही कह रहा है। क्योंकि मोहम्मद गौरी अगर युद्ध करता तो अपने ऊपर युद्ध कर देता, लेकिन मोहम्मद गौरी की कुछ ना कुछ मजबूरी है। इस कारण पर मोहम्मद गौरी यहां बैठा है। पृथ्वीराज से सबसे बड़ी भूल यही हुई कि एक विदेशी व्यक्ति, उस व्यक्ति पर जिसका नाम ही धोखा, जिसका नाम ही गद्दारी, और गद्दारी करवे, इसका रिजल्ट आप सब जानते हैं। और पृथ्वीराज चौहान विश्वास कर बैठता है, और आपने सुना होगा कि विश्वास ही हर बार गला काटाता है, और विश्वास फिर से गला काटता। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना धीरे 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 कम कर देता है। कम करने का टावरो रीजन ये था कि पृथ्वीराज चौहान एक वो शासक था जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो उस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसे अपनी जो सीमाएं थी, उन सीमाओं पर सेना चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट आंसर बताएंगे। सेना चाहिए तो सेनाओं को वापस भेज दिया कि मेरे शत्रु हैं कहीं, मैं तो यहां बिजी हो जाऊंगा, और पीछे से अजमेर को, पीछे से दिल्ली को नहीं जीत ले। तो सारे के सारे सैनिक वापस चले गए, नाम मात्र के सैनिक बचे, पृथ्वीराज चौहान बचा। और जब ये लगा कि मोहम्मद गौरी एकदम हार चुका है, टूट चुका है, अब क्या किया जाए, इसी समय मोहम्मद गौरी ने माथा लगाया। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया? कुछ समय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने शिविर के अंदर आग जला दी। शिविर के जो बाहर है, उस बाहर लकड़ियों से आग जलाई, और उस आग को इस प्रकार फैलाया गया लंबा कि आने जो अपने सामने बैठी है क्षत्रियों की सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना, उसको ये लगे कि सर्दियां हैं, और सर्दियों में मोहम्मद गौरी की सेना क्या तप रही है, ताव ले रही है, अग्नि से अपने आप को सेक रही है। और पृथ्वीराज चौहान की सेना जब ये देखती है तो खुशी से झूम उठती है। और खुशी से जब सेना झूमती है, आप सबको पता है, पार्टी होती है, पार्टी तो बनती है, और पार्टी हुई। मोहम्मद गौरी जब ये आग जलाकर बैठा तो पृथ्वीराज को लगा कि नहीं, अब सेना में जोश, जुनून, तेज, तप, त्याग, प्रण नहीं रहा। सेना टूट चुकी है, क्यों नहीं इस उपलक्ष्य के ऊपर अपन एक भव्य समारोह का आयोजन करें। और लोग पार्टी करते, कहा जाता है मदिरा पीते, कहा जाता है उस समय राष्ट्रपति सेना होती है वो विजय जुलूस मनाती है। और देखते ही देखते, क्योंकि ये बहुत, खुद सोचिए कि पृथ्वीराज का जो एक 25 साल का जो युवा था, उस युवा के डर से विश्व का महानतम आक्रमणता मोहम्मद गौरी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। तो अब बताओ, आप इस पल को एक पार्टी के रूप में एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी की एंजॉय। और कहा जाता है उसी रात का इंतजार मोहम्मद गौरी कर रहा था। मोहम्मद गौरी ने जब ये बात देखी कि जो अपने एंटी सेना है वो तो पार्टी में मस्त है, उसी समय सूर्य के पहले किरण के साथ भोर समय, जो सुबह का टाइम होता है, उस समय जब आधी सेना सो रही, आधी सेना अपने नित्य कार्य में व्यस्त थी, इसी समय मोहम्मद गौरी के द्वारा एकदम से पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस आक्रमण से कभी भी अपनी भारतीय सेना सहम नहीं पाई, क्योंकि उस समय आधे लोग सो रहे, आधे लोग अपने नित्य कार्यों में लगे हुए थे, नहाना धोना, भगवान के हाथ जोड़, ऐसे कार्यों में लगे हुए। तो क्या भगवान के हाथ जोड़ते समय आप तलवार हाथ में रखते हैं? क्या खाना खाते समय, क्या नहाते समय आप अपनी शस्त्र अस्त्र हाथ में रखते हैं? और इस समय सेना समझ नहीं पाई, उससे कहीं ज्यादा गुनी तेज रफ्तार से जो बाहर से आक्रांत आए थे मोहम्मद गौरी, उस मोहम्मद गौरी की सेना अपने भारतीय सैनिकों पर टूट पड़ती है। और ऐसी टूट पड़ती है कि जब तक अपन सहम पाए तब तक मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को रौंद कर बींद कर रखा। और यह रिजल्ट हमेशा हमेशा के लिए भारत के एंटी रहा। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को यहां से निकाला गया, और पृथ्वीराज चौहान एक जगह पहुंचता है, उस जगह का नाम है, मैं आपको बता दूं, सरस्वती। तो आप लोग ध्यान से सुनना, इस जगह का नाम है सरस्वती, और ये सरस्वती पड़ता है अपने सिरसा। और ये सिरसा कहां पड़ता है? अपने
हरियाणा में इस जगह पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेते हैं मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक। और मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ते हैं तो इससे संबंधित भी अपने को दो जानकारी मिली। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहीं पर खत्म कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो या तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो। पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बात कही, मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। मैं केवल मेरा सर दो ही आदमी के सामने झुकाता हूं, या तो मेरी मां कर्पूरी देवी के सामने या आई जगदम्बर माता भवानी के सामने। मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। और पृथ्वीराज चौहान ने जब सर नहीं झुकाया, पृथ्वीराज चौहान ने जब अधीनता स्वीकार नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने कहा सर तो बड़ी दूर की बात है, आंखों की पलके तक नहीं झुकाऊंगा। और देखते देखते पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर खत्म कर दिया। एक कहानी तो बच्चों अपने को ये मिलती है। दूसरी कहानी अपने को यहां से एक कहानी और मिलती है। आइए अपन उस कहानी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस कहानी के टावरों को दो रीजन है, पृथ्वीराज चौहान के हारने के दो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण अपन पढ़ेंगे। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैसे भी रहा, पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हारता है। और पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध हारता है तो ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान नहीं हारा था, ये युद्ध भारत का भविष्य हारा। ये युद्ध 25 साल का नौजवान युवा नहीं हारा, ये युद्ध वो भारत का भविष्य हारता है जो हमेशा हमेशा के लिए भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रख देता। आइए अपन जानते हैं आगे इस युद्ध की और कहानियां, इस युद्ध में हारने का प्रमुख रीजन क्या क्या रहा। आइए, आशा करता हूं आप सब लोगों को यहां तक समझ आ रहा होगा। देखिए, कुछ बातें हैं, हारने के प्रमुख रीजन है। इन रीजन में एक सबसे अच्छा जो रीजन है वो रीजन है कि पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही छोटी सी उम्र में शासक बन जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान 1166 में जन्म हुआ, 1177 के आसपास पृथ्वीराज चौहान 11 साल की उम्र में भारत का एक छत्र शासक बनता है। और जब इतना छोटा बच्चा शासक बनता है तो सोच कर देखो उसकी जवानी कैसी होगी, उसका उबलता हुआ खून कैसा होगा। क्योंकि आपने सुना होगा युवाओं में खून जो उबाल पर होता है, खून जो उस हद तक उबल रहा होता है, और उस उबलते हुए खून का सही उपयोग पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य के आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लेता। पृथ्वीराज चौहान देखते देखते भारत का एक छत्रबाज शासक बनता है। और इस बात से कभी भी पड़ोसी राजी नहीं होते। जब आपको पता है जब आप तरक्की करते हो तो कोई जले कि नहीं जले, पड़ोसी जरूर जलते हैं। और यही रीजन है, पृथ्वीराज चौहान के जितने भी आसपास के राजा महाराजा थे सब लोग पृथ्वीराज चौहान से दुखी रहने लगे। किसी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, किसी का किला लूटा, किसी की सेना लूटी, जो भी किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने देखते देखते अपने आसपास के सारे राजाओं से बेर मोल ले लेता है, शत्रुता मोल ले लेता है। और पृथ्वीराज चौहान, यहां से अपने को एक कहानी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था। कुछ लोग कहते हैं मौसेरा भाई था और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान का एक संबंधी था, उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। देखो, यहां से कहानी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल दोनों मौसेरे भाई थे। कई लोग कहते हैं मौसेरे भाई थे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो मां थी कर्पूरी देवी, अपने जो कलचुरी थी यहाँ की चेदी वंश की राजकुमारी, तो वो यहाँ की बेटी नहीं हो सकती। लेकिन कई भी अनेक कहानियां, दंत कथाएं हैं, कहानी बनती है बातों के आधार पर। यही रीजन रहा कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों एक नाना के दो ही थे, कहा जाता है, श्योर नहीं, कहा जाता है। और इन दोनों में ये भीड़ लगी है, इन दोनों में ये शर्त लगी। इनके नाना थे, उनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल तोमर ने भाई साहब एक शर्त रखी कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों में जो भी बाहुबली होगा, जिसमें भी ज्यादा भुजबल होगा, जिसमें ज्यादा शक्ति होगी, जिसमें तेज होगा, तप होगा, शौर्य होगा, प्रतीक होगा, नाम होगा, उम्मीद होगी, विश्वास होगा, वो आगे चलकर दिल्ली का राजा बनेगा। और जब बात कंपैरिजन की आती है तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान भारी पड़ा। और कहा जाता है अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा नियुक्त किया। इस बात से दुखी कौन हो जाता है? जयचंद गढ़वाल। एक कहानी अपने को ये मिलती है। दूसरा इसका एक रीजन और मिलता है कि जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? सहयोगिता। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा सहयोगिता। जयचंद गढ़वाल की पुत्री की सहयोगिता। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता में दोनों में आपस में प्रेम, पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता आपस में दोनों प्रेम करते, जो भी रीजन रहा होगा, जो भी रीजन नहीं रहा होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे शत्रु के साथ मेरी बेटी की शादी हो। और जयचंद का सबसे जो परम शत्रु था, वो शत्रु का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान।
और पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत कौन कर बैठती? संयोगिता। एक बाप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे शत्रु से मेरी बेटी मोहब्बत कर बैठे, और संयोगिता जब मोहब्बत कर बैठती है पृथ्वीराज चौहान से, तो ये इस बात का पता चलता है अपने जयचंद गहड़वाल, और जयचंद गहड़वाल को एक उपाय लगा कि क्यों नहीं अपन अपनी बेटी की शादी कर दे संयोगिता, ताकि संयोगिता में भी माथा आ जाए, संयोगिता में भी बुद्धि आ जाए, और पृथ्वीराज से भी अपन अलग हो जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी, ये अपने जो जयचंद गहड़वाल है, जयचंद गहड़वाल इस संयोगिता की शादी करता है, और शादी में क्या रखता है? स्वयंवर। अरे स्वयंवर जानते हो आप सब लोग? स्वयंवर, देखो मैं बता दूं आपको, इसका मतलब होता है स्वयं यानी खुद, वर यानी वर पति, खुद के द्वारा पति चुनना ही तावरो क्या कहलाता है? स्वयंवर कहलाता है। जब संयोगिता का स्वयंवर रचा गया, तो मैं आपको स्वयंवर समझाता हूं। जैसे ये अपने कौन बेटे हैं? यहाँ पर जयचंद गहड़वाल साहब बेटे हैं। इसके अलावा ये अपने सहयोगिता है, ये सहयोगिता की एकादी मित्र है, और यहाँ पर राजा बेटे हुए, अलग 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 राजा बेटे हुए। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की अष्ट धातु की बनी हुई, जहां पर चौकीदार खड़ा रहता है, जहां पर अपन चप्पल और जूते खोलते हैं, वहां पर जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जती करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान की मान हानि करने के लिए वहां पर एक अष्ट धातु मूर्ति खड़ी कर देता है। जो आप मूर्ति देख रहे हो, जी हाँ, यही मूर्ति चौकीदार के स्थान पर, यही मूर्ति चप्पल और जूते जहां खोलते हैं, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित करता है कौन? जयचंद गहड़वाल। और सहयोगिता का स्वयंवर शुरू होता है। आदर के जब ये, अब ये सहयोगिता की सहेलियां हैं, और ये सहयोगिता इसके पास आई। अब सहेलियां बताए ये फलाना राजकुमार है, यहाँ का है, ये है वो है, नहीं ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं। आधे को तो इसी से मिस कर दिया होगा कि शायद तुम लोगों ने सुरेंद्र सर से हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसलिए तुम सब क्या हो, काम वाले आदमी नहीं। आधे को तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया, और आधे को इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया होगा कि तुम लोग पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो, जो भी रीजन रहा। लेकिन सहयोगिता ने एक के बाद एक राजाओं को भाई साहब अनसेलेक्ट कर दी कि मैं शादी नहीं करूं, और इस बात से सारे के सारे राजा खफा होते। और जब प्यार असली हो, आपने सुना होगा, जब किसी चीज को या किसी इंसान को या किसी वस्तु को अपन दिल से चाहते हैं या शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे अपने से मिलाने में लग जाती है। और यही हुआ। पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति पैरों में खड़ी की गई, चौकीदार की जगह खड़ी की गई, तो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति चप्पलों के पास खड़ी की गई थी, उस अष्ट धातु की मूर्ति सहयोगिता माला पहनाती है, और सबके सामने स्वीकार करती है कि मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे जो पति देव हैं, वो केवल और केवल पृथ्वीराज चौहान हैं। मैंने ये जन्म, इस जन्म में तो उनके नाम कर दिए। और आपने सुना होगा भारतीय संस्कृति में अगर एक बार शादी हो जाती है, या एक बार 7 फेरों के बंधन में जो बंध जाता है, वो जन्मों जन्मांतर तक, 7 जन्मों तक वो रिश्ता रहता है। और इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज चौहान के गले में माला कौन डालती है? संयोगिता। आप ये देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है, ये देखिए पृथ्वीराज चौहान है, ये अपने सहयोगिता है, ये अपने उसका महल है, जयचंद गहड़वाल का महल। लेकिन भाई साहब प्यार किया तो डरना क्या, और सहयोगिता ने मूर्ति, या सहयोगिता ने जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी उसके गले में क्या पहनाती है? माला। और सबके सामने स्वीकार करती है कि मेरे पति कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और इसी समय यहां से भी 2 बातें निकल कर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस अष्ट धातु की मूर्ति को तोड़कर एक हीरे की तरह, एक सुपरस्टार की तरह अंदर से कौन निकलता है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि एक अष्ट धातु की मूर्ति किसी इंसान से टूटने वाली नहीं होती। ये केवल दंत कथा है, ये कहानी है। जो भी रीजन रहा, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज अपने सैनिकों के साथ, पृथ्वीराज अपने सेनापति खांडेराव के साथ यहाँ पहुंचता है और सहयोगिता को उठाता है, सहयोगिता को रथ में बिठाता है और अजमेर ले आता है। इस बात से खफा कौन थे? जयचंद गहड़वाल। तो आप लोगों को मैंने 2 बात बताई। पहली बात ये कि सहयोगिता की प्रेम कहानी होने के कारण जयचंद गहड़वाल की दुश्मनी थी पृथ्वीराज से। दूसरी बात ये कि दिल्ली का राजा बनने के कारण पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी जयचंद गहड़वाल से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बड़ी कहानी पसंद आई होगी। जी हाँ, आप सब, मुझे पता है कमेंट में लगे हुए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलो अपन कहानी बढ़ाते हैं आगे, आइए देखते हैं। एक रीजन तो अपना था ये बच्चों कि इस जयचंद गहड़वाल से अनबन थी। दूसरा रीजन अपन देखते हैं, बड़ा अच्छा रीजन है। वो रीजन है कि पृथ्वीराज का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था नाट्य रंबा। आइए, पृथ्वीराज का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था नाट्य रंबा। कहा जाता है कि यह घोड़ा बिजली से भी तेज रफ्तार का, यह घोड़ा जहां पर जाना होता है
वहां से पहले वहां पहुंच जाया करता, जिस पर आक्रमण करना होता है, जिस पर अटैक करना होता है, उससे पहले समझ जाया करता था। इतना समझदार घोड़ा कौन था? पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा। अब ऐसे घोड़ों, ऐसे घोड़े के साथ या ऐसे महान साथी के साथ एक योद्धा को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यही है, इस बात का पता चलता है मोहम्मद गौरी को, और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने रातों रात किसका घोड़ा पलट दिया था? पृथ्वीराज चौहान का। और इस घोड़े की जगह पर एक ऐसा घोड़ा खड़ा कर दिया जो नृत्य करने में निपुण था, जो डांस करने में महान था। और जैसे पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदानों में आता है, कहा जाता है कि इस घोड़े के सामने यहाँ पर वो लोग ढोल और नगाड़े बजाते हैं। जहां पर घोड़ा युद्ध करना चाहिए था, वहां घोड़ा युद्ध छोड़ देता है और डांस करने लगता है। अब आप बताओ, युद्ध के मैदानों में जब एक घोड़ा डांस करता है, युद्ध के मैदानों में जब एक घोड़ा लड़ने की बजाय डिस्को डांस करता है, तो आप लोग बताओ क्या राजा जीतेगा? नहीं। इसके साथ यही हुआ। दूसरा रीजन ये था कि नाट्य रंग जो घोड़ा था वो चेंज कर दिया गया था। इससे ये भी एक रीजन पृथ्वीराज चौहान की हार का। अब आप खुद देखिएगा, थोड़ा सा आप खुद सोचिएगा, समझिएगा कि जिस जहां पर इस प्रकार का युद्ध चल रहा है, सैनिक आपस में मर रहे हैं, घोड़े मर रहे हैं, हर जगह लड़ाई कटाई चल रही है, पिटाई चल रही है भाई साहब, आग झपकी नहीं और उससे पहले प्राण गवा बैठे। इस प्रकार का महानतम जो युद्ध चल रहा है, अगर इस युद्ध में घोड़ा चलते हुए युद्ध में डांस करने लग जाए, तो क्या एक राजा जीत सकता है? कमेंट्स करके सब बताएंगे नहीं। और इसके साथ यही हुआ। यह घोड़ा युद्ध में लड़ने के बजाय, जो घोड़ा अपनी गति के लिए जाना जाता था, जो घोड़ा अपनी महानता के लिए जाना जाता था, यह लड़ने की बजाय वहां पर नृत्य करने लगता है। और पृथ्वीराज चौहान का हारने का एक रीजन यही भी था। आइए अपन आगे इसके कुछ आगे चीजें और पढ़ते हैं। मैं आपको बच्चों बता दूं, एक कहानी मिलती है कि इस युद्ध में हारने के बाद सिरसा हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है अपने जो मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी ने भारत में सल्तनत की नींव रखी 1206 के अंतर्गत। लेकिन एक रीजन ये भी था, कुछ लोग कहते हैं एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। एक पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही अजीज दोस्त था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। यह चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के एक अपन कह सकते हैं राइट हैंड था। राइट हैंड आप जानते हो, बहुत ही परम मित्र होता है, जिसके हाँ के बगैर हाँ नहीं हो, जिसकी ना के बगैर ना हो, दोस्ती में जो प्राणों का आहुति दे दे, ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की कसमें खाई जाती। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान और एक का नाम था चंद्रवरदाई। आइए बच्चों, अपन जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के बारे में। हुआ क्या? कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहां से बंदी बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ काबुल ले जाता है, अपने साथ गौर ले जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जब ये बात कहता है कि पृथ्वीराज चौहान या तो मेरी अधीनता स्वीकार या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार, पृथ्वीराज ने कहा मेरी माँ ने मुझे जिस धर्म में पैदा किया, मेरे पिता जिस धर्म के थे, मैं उसी धर्म का रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। मिट सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। जब पृथ्वीराज के सामने दो बातें और भी नहीं मानी गई, तो एक बड़े राजा को गुस्सा आना स्वाभाविक है। और मैंने कहा था कि हर के पास वसूल नहीं होते, वसूल वो जो अपने भारतीय राजाओं के पास थे, जिन्हीं के कारण अपने कई युद्धों में हार था। बाहर से जो आक्रांता आते थे, उनका एक ही रीजन था, वो युद्ध में केवल येन केन प्रकार, साम दाम दंड भेद। आपने सुना होगा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज, और यहाँ पर यही होता है। पृथ्वीराज चौहान से जब ये कहा गया कि तू अपनी आंखें झुका, पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया ये आंखें केवल आज तक मेरी माँ के सामने झुकी या फिर आई जगदम्ब के सामने झुकी, ये आंखें झुकेगी नहीं। और इस बात से खफा मोहम्मद गौरी हो जाता है और मोहम्मद गौरी ने गर्म सरिये से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें बाहर निकाल लेता है। आप देख सकते हो, ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फूटी हुई है, और ये मोहम्मद गौरी। कुछ समय बाद जब चंद्रवरदाई को यह पता चलता है कि मेरा परम मित्र, मेरे महाराज, मेरे राजा, इस भारत के पालनहार पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गए, तो एक साधु का वेश बनाते हैं चंद्रवरदाई और घूमते 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 वहां जाते हैं। कहां पर? जहां पर पृथ्वीराज चौहान थे। और वहां जाकर उसको कहते हैं कि मोहम्मद गौरी, तुझे पता है पृथ्वीराज चौहान के पास एक अद्भुत कला है। उसने कहा क्या कला है रे, मेरे को बता। इसने कहा पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी कला है जिस कला के पीछे वो बिना देखे भी क्या चला सकता है, तीर चला सकता है। उसने कहा अरे बावड़े, सुबह सुबह बावड़ा बनाने के लिए, सुबह सुबह गोली देने के लिए तुझे मैं मिला। इसने कहा गोली की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पृथ्वीराज आपके सामने है, तीर धनुष दे और देख लो। उसने कहा पृथ्वीराज चौहान में ऐसी क्या कला है? तो इसने कहा पृथ्वीराज चौहान एक बाण चलाता है, उस बाण का नाम है शब्द भेदी बाण। अब ये शब्द भेदी बाण क्या होता है?
शब्द, शब्द के अनुसार भेद, शब्द को भेद देने वाली, यानी कि जहां से आवाज आ रही है उस आवाज को बींद देने वाली, उस आवाज के अंदर से पार कर जाने वाली एक ऐसी कला है जो पृथ्वीराज चौहान के पास है। और इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। भारत के कई राजाओं के पास ये कलाएं थी। आपने नाम सुना होगा भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के पिताजी थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के पास एक कला थी, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। आपने नाम सुना होगा भारत का वो महानतम 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 पुत्र जिसकी आज भी कस्में खाई जाती है, जिसका नाम है श्रवण। वो श्रवण जिसने अपने कंधे पर अपने माता और पिता को भाई साहब चारों धामों की यात्रा कराने का प्रण दिया। वो आज्ञाकारी पुत्र जिसकी कस्में आज भी अपनी माए अपने बेटों को देती है, वो पुत्र अपने जो श्रवण था, वो श्रवण एक समय जाता है अयोध्या। अयोध्या के पास में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सरयू नदी। उस सरयू नदी के किनारे जो अपने श्री राम के पिताजी थे दशरथ, वो मचान लगाकर बैठे थे और अपने साथियों कह रहे थे कि जैसे ही आज रात को कोई पक्षी, आज रात को कोई जानवर आएगा और वो इस सरयू नदी में पानी पिएगा और जैसे मेरे को छपाक की आवाज आएगी, उस आवाज के साथ में तीर चलाऊंगा और वो तीर चलते ही वो एक शब्द भेदी बाण के रूप में उस जानवर को मार देगी, शिकार हो जाएगा। सब लोग बैठे थे और रात के गहरी अंधेरा में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम था श्रवण, और अपने तीसे प्यासे माँ बाप के लिए पानी का घड़ा भरता है और उस घड़े को जैसे नदी के अंदर डुबोता है, आवाज आती है छपाक की, और उस छपाक की आवाज के साथ भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने धनुष उठाया, तीर लगाई और शब्द भेदी बाण चला। और शब्द भेदी बाण एक जानवर के स्थान पर उस भारत के महानतम आज्ञाकारी पुत्र श्रवण के कलेजे को चीर जाता, और वो श्रवण के कलेजे को चीरते श्रवण वहां पर खत्म हो जाता है, श्रवण मृत्यु हो। और जब भागकर उस चीज को देखता है दशरथ, तो दशरथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी है जो व्यक्ति अपने माता पिता के सपनों को साकार करने, अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराता है। ये कैसा अन्याय हो गया। धूजते हुए हाथों से पानी का लोटा उठाता है दशरथ और जाता है श्रवण के माँ बाप के पास, लेकिन माँ बाप बेटे को छूकर बता देते हैं, बेटे को महसूस करके बता देते कि मेरा बेटा है कि नहीं। और जब उनको पता लगा कि ये मेरा बेटा नहीं है कोई और है, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो दशरथ ने कांपते हुए स्वर में कहा कि ये मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग जिस जानवर पर करना चाहिए था, जानवर के स्थान पर गलती से मैंने स्वर्ण के ऊपर कर दिया है। और जब ये बात सुनते हैं तो एक अंधे माँ बाप चित्कार उठते हैं, रो पड़ते हैं, चीख उठते हैं, उनका कलेजा बाहर आने लगता है, एक एक आंखों से नौ आंसू निकलने लगते। जो उनकी लास्ट उम्मीद थी, जो उनकी लास्ट उम्मीद थी, वो भी टूट चुकी थी और वो उस बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और मरते समय राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज हम मर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। इसीलिए कहा जाता है भगवान श्री राम को वनवास होता है। आप सबको पता होगा वो कहानी। आइए अपन जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी। तो चंद्रप्रदाय ने कहा कि मोहम्मद गौरी इसके पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला है। तो उसने कहा ठीक, अपन ये कला का प्रोग्राम सुबह करवाएंगे, लेकिन चंद्रप्रदाय ने शर्त रखी कि प्रोग्राम तभी होगा जब इसके पास मैं खड़ा होऊंगा। इसने कहा चिंता ही मत करो, तुम खड़े हो जाना और मैं यही देखूंगा, अगर ये बाण तो नहीं चला पाया तो तुम और मैं। इसने कहा चिंता ही मत करो, मैं जानूंगा, मेरा काम जाने। भाई पर पूरा विश्वास है, भाई साहब तीर चला देगा। और आप ये दृश्य का आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं, ये अपने पृथ्वीराज चौहान है और ये मोहम्मद गौरी है। और इसके पास में चंद्रप्रदाय खड़ा जो उसका परम मित्र था। पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर दी गई, धनुष दिया गया और एक आवाज आती है और इसके कान के पास खड़ा होकर के चंद्रप्रदाय कहता है, एक बड़ा अच्छा दोहा बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। कि 4 बांस 24 गज, कि 4 तो बांस और 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुल, कितने अंगुल, अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान, उनके ऊपर सुल्तान बेटा है और मत चूके चौहान। ये दुआ जैसे बोला कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। और इसी दोहे के उच्चारण के साथ एक तीर चलती है और कहा जाता है वो तीर चलती नहीं, मोहम्मद गौरी के कलेजे को चीर दे, फाड़ दे और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उन दोनों की मृत्यु होना निश्चित थी, तो उन दोनों की मृत्यु वो दोनों आपस में कर लेते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये केवल एक दंत कथा है, कई जगह ये मान्य है और कई जगह मान्य नहीं, जैसा भी है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक भी संदेह का क्वेश्चन पूछना अपने आप में एक शर्म शंका है। ये पृथ्वीराज चौहान वो महान शासक है जिसने एक के बाद एक कई युद्ध जीते, जिसने एक के बाद एक 25 साल की उम्र में भारत के कई राजाओं को रौंद दिया था,
कईयों को बींद दिया था, और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के, जिसके उत्तर से भारत से जब घोड़े दौड़ते थे तो उन घोड़ों की पैरों की टंकार दक्षिण भारत में गूंजा करती, ऐसा महानतम महानतम शासक पृथ्वीराज चौहान। आइए अपन जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कहा आगे की जो कहानी है बच्चों आप सबको पता होगा। देखो ये कुछ चीजें मैं आपके लिए पहली बार लेके आया हूं यूट्यूब के ऊपर, कि पृथ्वीराज चौहान की दो अपने को जानकारी मिलती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है वो स्मारक अपने अजमेर में है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है वो स्मारक अपने काबुल में। देखिए ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है बच्चों, काबुल में बना हुआ जो स्मारक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान टॉम का होता है अपने स्मारक मकबरा टाइप में। तो ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, यहाँ पर ये लोग चप्पलें खोलते हैं और इसके अंदर ही मस्जिदों में लोग जाते हैं। जो भी रहा है, जो भी इतिहास रहा है, कहानी है, सच है, हकीकत है, फसाना है, जो भी है, लेकिन अपने को जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान का ये काबुल के अंदर मकबरा बना हुआ है, काबुल के अंदर स्मारक बना हुआ है। आइए, लेकिन इसका एक अपोजिट अपने को और चीज मिलती है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है, पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है, बड़ा भव्य खूबसूरत स्मारक बना हुआ। आइए अपन जानते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का ये जो बना हुआ है ये अपने कहा जाता है काबुल में। कहां पर है? काबुल में। ये पृथ्वीराज के बारे में देख सकते हैं। अब ये विडंबना है, जानकारी, हकीकत है, फसाना है, जो भी, लेकिन यहां पर बना हुआ है। आइए अपन देखते हैं इसके आगे। मैं आपको बता दूं कई जगह अपने को किस चीज की जानकारी मिलती है और कई जगह किस चीज की जानकारी। और ये देखिए उस भारत के महानतम महानतम बेटे के बारे में, उस भारत के महानतम महानतम शासक के बारे में, जिसका एक भव्य जो अजमेर के अंदर बना हुआ है, नाग पहाड़ियों के बीच, उस भारत के उस राजस्थान के हृदय के बीच, उन लहराती हुई नाग पहाड़ियों के बीच, वो ऊपर से होती हुई बारिश की बूंदों के बीच, जिनका मौसम घूमने के लिए लोग विदेश से आते हैं, उस रंग बिरंगे मेले पुष्कर के बीच एक बड़ा सुंदर शांतमय स्थान पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। वो स्मारक अपने को अजमेर में मिलता है। ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान का अजमेर में बना हुआ स्मारक। तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान का इस स्मारक की अपने को अजमेर में जानकारी मिलती है। मुझे आस है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहां तक जाने होंगे। आइए अपन पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वीराज चौहान की जैसे मृत्यु होती है, भारत में हमेशा हमेशा के लिए देसी राजाओं का राज अंत होता है, और मोहम्मद गौरी ने उस 25 साल के नौजवान युवा को नहीं हराया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया था, भारत की उगती हुई सूरज को हरा दिया था। उस पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया था, भारत का भविष्य को हरा दिया। और जो एक व्यक्ति जिसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को रौंद दिया था, बिंद दिया था, उस पृथ्वीराज चौहान ने, जब उसका फतेह का डंका पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था, वही डंका 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी का गूंजता है। और कहा जाता है कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान के खत्म होने के बाद, पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में लड़ते हुए बलिदान होने के बाद में, भारत हमेशा हमेशा के लिए जो 1192 में मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, वो 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहता है। कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत पर कई शासकों ने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, अंग्रेजों ने भारत पर कई लोगों ने राज किया। एक के बाद एक विदेशी आते गए, भारत की संपत्ति को लूटते गए, और जिस देश को अपन सोने की चिड़िया कहते हैं, उस देश को खोखले बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोग। तो यही पृथ्वीराज चौहान की कहानी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि तराइन के दोनों युद्ध, पृथ्वीराज सहयोगिता, अपने को चंद्रोदय की कहानी आप सबको समझ आई होगी। अपन मिलेंगे एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।